स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पॉल्यूशन पढ़ा था, जिसके तहत हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन को डिटेल में समझा था। आज हम लोग वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और अदर पॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट हम लोगों ने पॉल्यूशन को 5 टाइप्स में बांटा हुआ है। तो एयर पॉल्यूशन सबसे मेजर था। हम लोगों ने देखा कि उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट हमारे एक्टिविटी पे, हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे इकोसिस्टम पे बहुत बुरा पड़ता है। पर बाकी पॉल्यूशन भी हमारे लिए खतरनाक है। तो शुरुआत करते हैं वाटर पॉल्यूशन से। इनफैक्ट देखा जाए तो सबका डिफिनीशन हम लोग एक तरह से लिख सकते हैं, सिंगल काइंड ऑफ डिफिनीशन, खास करके एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन का। पर अगर उसमें कुछ चेंजेस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सिंपल सा समझें कि अगर कहीं कोई वाटर है, पानी है, जल है, ठीक है, और उसके कंपोजिशन में कोई चेंजेस आ जाता है। नॉर्मली ये चेंजेस ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण आते हैं। तो अगर वाटर के कंपोजिशन में चेंजेस आ जाए और वो चेंजेस ऐसा हो जो हमारे लाइफ पर या एक्वेटिक लाइफ पर, यानी पानी में जो जीवन है, जो संरचनाएं हैं, उनके लाइफ साइकिल पर बुरा प्रभाव डालती हूँ, तो वाटर में होने वाले इन चेंजेस को ही हम वाटर पॉल्यूशन कहेंगे। मोस्टली ये पॉल्यूशन जो होता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ही होता है, पर कभी कभी नेचुरल कारणों से भी हो जाता है। पर ध्यान रखना है, नेचुरल रीज़न से जो वाटर पॉल्यूशन है वो टेम्प्रोरी है, वो बहुत जल्द दूर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग गौर करें कि कल हम लोग बात कर रहे थे एयर पॉल्यूशन में, वो था वोल्केनो इरप्शंस, यानी ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। तो उससे निकलने वाले जो डस्ट है ना, वो पानी के साथ भी मिलते हैं और पानी को कुछ समय के लिए पॉल्यूटेड कर देते हैं। पानी में अचानक से ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पर ये टेम्प्रोरी पीरियड के लिए होता है। वो नेचुरली अपने आप उससे रिमूव भी हो जाते हैं, ठीक है, और पानी फिर अपनी पुरानी कंडीशंस में आ जाता है। पर ह्यूमन इफेक्ट्स के कारण जो वाटर पॉल्यूशन होता है वो लंबा होता है, उसके इफेक्ट्स ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो हम लोग बात करेंगे आज वाटर पॉल्यूशंस और सॉइल पॉल्यूशंस की। तो चलिए डिफिनीशन नोट डाउन कर लें, लिखेंगे। द चेंजेस, द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल changes in the components of water due to different human activity which causes harmful impact on human and other organism is called water pollution, is called water pollution। ओके, तो बेसिकली बहुत सारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस। केमिकल मीन्स उसमें जो वाटर में जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं, H2O तो है ही, पर इसके अलावा बहुत सारे मटेरियल्स उसमें मिक्स होते हैं। उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिक्स होते हैं, ठीक है। तो वाटर बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। तो अगर इनके अमाउंट्स में कमी आ जाए या ये बढ़ जाए या कुछ एक्स्ट्रा केमिकल सब्सटेंस आ जाए, ठीक है, जिससे वाटर का केमिकल नेचर बदल जाए या फिर फिजिकल, उसमें बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, तो अगर इनमें चेंजेस आ जाए और ये चेंजेस ऐसा हो जो ह्यूमंस को और दूसरे एनिमल्स को
ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को नुकसान पहुंचाता हो, तो इसे हम कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान रखना है, वाटर पॉल्यूशंस, वाटर में होने वाले चेंजेस, ऐसे चेंजेस जो नुकसान पहुंचाने वाले हों, तो वो कहलाएगा वाटर पॉल्यूशंस। वाटर पॉल्यूशंस के काउजेस क्या क्या हैं ये जान लें हम लोग। ठीक है, नोट कर लें। इनफैक्ट इसी डिफिनीशंस पे आप सॉइल पॉल्यूशन का डिफिनीशन भी बना सकते हैं। ठीक है, ये चेंजेस कहाँ होगा, वाटर में ना होकर अगर इस तरह के फिजिकल केमिकल चेंजेस सॉइल में होते हैं जिससे कि ह्यूमंस को, उसके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को नुकसान पहुंचता है, तो वो कहलाएगा सॉइल पॉल्यूशंस। चलिए अब हेडिंग दें, काउजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। काउजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशंस। तो वाटर पॉल्यूशन का सबसे मेजर काउजेज है वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, जो फैक्ट्रीज से निकलने वाले जो कचरा है वो सबसे बड़ा कारण है वाटर पॉल्यूशन का। ठीक है, आपने सुना होगा कई बार कि गंगा नदी को साफ करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, नमामि गंगे परियोजना है, या बिहार सरकार के द्वारा भी गंगा रिवर्स को क्लीन करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जिसपे करोड़ों अरबों रुपए का खर्च हर साल किया जाता है। और ये पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा हो रहा है डिफरेंट लार्ज और स्मॉल इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्टेज के कारण। वो वेस्टेज डायरेक्टली गंगा नदी में सीवेज के द्वारा, नालियों के द्वारा गंगा नदी में डाल दिया जाता है और वह गंगा नदी को बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड कर रहा है। रिवर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ के लिए, उसी से हमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, खेती के लिए पानी मिलता है। साथ ही साथ रिवर्स के कारण ही ग्राउंड वाटर, जो ज़मीन के अंदर जो पानी है, अंडरग्राउंड वाटर है, उसका लेवल मेंटेन रहता है, जिससे हमें डोमेस्टिक वर्क्स के लिए, घरेलू काम के लिए पानी मिल पाता है। ठीक है, इनफैक्ट इन्हीं पानी का उपयोग हम, इन जो रिवर्स के पानी है उसे हम ट्रीट करके, साफ करके पीने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो रिवर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इंडस्ट्रियल वेस्टेज के कारण रिवर पॉल्यूटेड हो रहे हैं। और शायद आपने गौर किया हो कि ये जो कोरोना इफ़ेक्ट है, नेचुरली ये हमें बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, पर कुछ फ़ायदे भी हुए हैं। कोरोना में लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्रीज़ के बंद होने के कारण पिछले 2 महीनों में गंगा रिवर्स में जो पॉल्यूशन है, और सिर्फ गंगा ही नहीं, इंडिया और वर्ल्ड के लगभग सभी रिवर्स में पॉल्यूशन का लेवल मोर देन 70% तक कम हो गया है। ठीक है, तो एक तरह से हम देखें तो एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन के मामले में ये कोरोना फ़ायदेमंद हुआ है। अपने आप नेचुरली वेस्टेज कम आने के कारण, ठीक है, कचरा कम उसमें आने के कारण एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन दोनों कम हुए हैं। तो ये कुछ फ़ायदा हुआ है कोरोना इफेक्ट्स के, पर नेचुरली नुकसानदायक तो है, हम लोग दूर होकर पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग बात करें अब काउजेस की, तो सबसे पहला और सबसे मेजर काउज है वो है इंडस्ट्रियल वेस्टेज। नोट करें, फर्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्टेज, दूसरा है डोमेस्टिक वेस्टेज। डोमेस्टिक वेस्टेज यानी घरेलू कचरा, घर में हम काम करते हैं उससे बहुत सारा जो है पॉल्यूटेड वाटर बाहर निकलता है, डिटर्जेंट जिसमें मिक्स होता है, या फिर हमारे बाथरूम से जिसमें हमारे स्क्रिप्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे वाटर बाहर निकलते हैं जो वाटर को, अंडरग्राउंड वाटर को पॉल्यूटेड करते हैं। इसके अलावा घर से निकलने वाले गार्बेज, जो कचरा वगैरह है, डोमेस्टिक किचन से जो गार्बेज निकलता है, कचरा निकलता है, वो भी कई जगहों पर फाइनली रिवर्स में, पॉन्ड्स में चला जाता है, और ये गार्बेज भी बहुत ज़्यादा वाटर को पॉल्यूटेड करते हैं। तो डोमेस्टिक वेस्टेज में वाटर और गार्बेज दोनों आ जाएंगे। साथ ही साथ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में बात करें हम लोग, तो बेसिकली आपने देखा होगा कि किसानों के द्वारा, या आप में से बहुत लोग ये काम करते होंगे कि
खेती के दौरान हम केमिकल फर्टिलाइज़र का बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं और ये केमिकल फर्टिलाइज़र फाइनली मिट्टी में मिक्स होते हैं, जिससे सॉइल पॉल्यूशन भी होता है। और यह बारिश के दिनों में ये केमिकल फर्टिलाइज़र बहते हुए खेत से निकलकर नदी तालाबों तक पहुंच जाते हैं और वो वाटर पॉल्यूशन का एक मेजर रीज़न बनते हैं। तो लिख सकते हैं केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर के बाद जो इंसेक्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स यानी जो हम ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं कीट पतंगों को नष्ट करने के लिए खेती के दौरान, इसे पेस्टिसाइड्स भी कहते हैं। हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं खरपतवार को हटाने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस का हम इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी के दौरान अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। पर ये प्रोडक्टिविटी को इनिशियली स्मॉल टाइम के लिए बढ़ा जरूर देता है, पर यह सॉइल और वाटर पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण भी बनता है। इनफैक्ट इससे अगर लंबे समय तक हम इनका इस्तेमाल करते रहे तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी घटती है। फिलहाल हम वाटर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये सब जो केमिकल सब्सटेंस है जिसका उपयोग हम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में करते हैं, ये वाटर पॉल्यूशन के बहुत बड़े कारक है। ठीक है, इसके अलावा जो डेड और डीके मटेरियल है, आपने देखा होगा कि हमारे आसपास लोग क्या करते हैं, जीव जंतु के मरे हुए अवशेष को, सड़े गले चीज़ों को, जो गार्बेज है, डोमेस्टिक कचरा है, ठीक है, जो सड़ रहा है, उसे फाइनली नदी में, तालाबों में फेंक दिया जाता है। डेड एंड डीके मटेरियल्स, इनके कारण भी वाटर पॉल्यूटेड होता है। तो ये सारे कारण हैं वाटर पॉल्यूशन के। इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे कारण हैं जिसको हम लोग अलग से जोड़ सकते हैं, पर जो मेजर इंपॉर्टेंट कारण है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग इफेक्ट क्या होता है। तो वाटर पोल्यूशन क्यों होता है ये तो हमने समझ लिया। अब इसके इफेक्ट क्या होंगे, तो सबसे पहला इफेक्ट होगा कि वाटर जो है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं हो जाएगा, या कह सकते हैं हार्मफुल हो जाएगा। और उसमें होने वाले फिजिकल और केमिकल चेंजेस के कारण उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, सूक्ष्म जीव, बहुत तेजी से विकसित होंगे। और इन सूक्ष्म जीवों में मोस्टली पैथोजेंस होते हैं, रोगाणु होते हैं, जो पानी में उत्पन्न होते हैं, पॉल्यूटेड वाटर में डेवलप्स होते हैं और हमारे शरीर में कई रोग उत्पन्न करते हैं। सिर्फ हमारे ही नहीं, जितने एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लाइफ को ये डिस्टर्ब करते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स को ये डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, जैसे आपने एग्जाम्पल में पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने टाइफाइड की बात की थी। सेलोमेना टाइफी बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है और वो होता है कंटामिनेटेड वाटर के कारण, है ना। तो सेलोमेना टाइफी एक दूषित जल में, पॉल्यूटेड वाटर में ही डेवलप होगा। तो बेसिकली वाटर पॉल्यूशन है, तो वाटर पॉल्यूशन के कारण वाटर इस कन्वर्ट हो जाता है, उसके केमिकल और फिजिकल नेचर में चेंजेस आ जाते हैं, जिसके कारण उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेंस आसानी से डेवलप होते हैं और वो हमें बीमार भी बनाते हैं। ठीक है, तो इफेक्ट्स में बात करें, चलिए तो अब लिखें इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, तो पानी प्रदूषित होगा तो नेचुरल सी बात है हमारा जीवन भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि जल को ही जीवन कहते हैं, वाटर इज लाइफ। और वाटर ही सही नहीं है तो नेचुरल सी बात है लाइफ सही कैसे हो सकती है। इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, तो पहला लिखना है मेनी पैथोजेंस। पैथोजेंस में इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिख सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे गंगा रिवर के पॉल्यूटेड होने से वहां पर बहुत सारे प्रोटोजुअन्स, जियार्डिया वगैरह डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण जियार्डियासिस की समस्या होती है, अमीबॉइड डिसेंट्री की समस्या होती है। तो ये सारे पैथोजेंस हैं, आर डेवलप्स इन पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड वाटर। ठीक है, और पॉल्यूटेड वाटर में पैथोजेंस यानी रोगाणु विकसित होते हैं, और रोगाणु विकसित होंगे तो वो हमें बीमार कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में टाइफाइड लिख सकते हैं आप, जियार्डिया लिख सकते हैं। ठीक है, इनके पैथोजेंस पॉल्यूटेड वाटर में ही डेवलप होते हैं। दूसरा लिख सकते हैं जो इफेक्ट है वो है चेंज इन द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, पीएच वैल्यू ऑफ वाटर।
ठीक है, बहुत ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस के जाने से वाटर का पीएच वैल्यू बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। नॉर्मली वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है, ठीक है, यानी ये न्यूट्रल होता है। पर अगर ये 7 से अधिक हो जाए या 7 से कम हो जाए तो ये एसिडिक या बेसिक हो सकता है, अम्लीय या क्षारीय हो सकता है। और दोनों परिस्थिति में यह एक्वेटिक इकोसिस्टम को, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को डिस्टर्ब करेगा। उसमें उत्पन्न होने वाले जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जलीय पौधे हैं या जलीय जीव हैं, उनका लाइफ जो है वो संकट में आ जाएगा और वो मर भी सकते हैं। तो पीएच वैल्यू चेंज होना बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। इसी में जोड़ दें विच causes a major impact on aquatic ecosystem। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये बहुत बुरा प्रभाव डालता है। तो ये मेजर थे। एक बात और ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है, यहाँ एक बात आप याद रखेंगे, लाइकेन वाटर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है, ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। लाइकेन इज अ इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ऑब्जेक्टिव के तौर पर याद रखेंगे। और हम वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं, तो वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है सीवेज ट्रीटमेंट से, ठीक है, वहित मल उपचार के द्वारा, या इंडस्ट्री से जो वेस्टेज निकल रहे हैं, गार्बेज निकल रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट, यानी उसे डिफरेंट केमिकल और फिजिकल तरीके से उसे साफ कर, छान कर हम वाटर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में केमिकल सब्सटेंस का उपयोग कम करके, ठीक है, कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशंस कैसे कंट्रोल करेंगे, तो ये भी अब जान लें। तो कंट्रोल कैसे करेंगे, तो सबसे पहला है सीवेज ट्रीटमेंट, यानी जो गंदगी है, कूड़ा कचरा है, पानी में जो मिक्स होने वाला है, उसको साफ करके, उसे छान कर, फिजिकली और केमिकली। तो इस तरीके से तो पहला कर सकते हैं हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट, गंदगी का सफाई करके, ये फिजिकली भी छान कर भी हो सकता है और केमिकली, डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस के माध्यम से भी ये हो सकता है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज, इसके द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड्स। तो अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करें, है ना, कार्बनिक जो फर्टिलाइजर्स हैं उसका इस्तेमाल करें, या इंसेक्टिसाइड्स का जो से नीम वगैरह से बनाया जाता है, तो इसके कारण भी वाटर पॉल्यूशन को हम बहुत हद तक रोक सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जिसके द्वारा हम वाटर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो ये था वाटर पॉल्यूशन। और इसी से मिलता जुलता, लगभग इसी को थोड़ा सा चेंज करें तो हम सॉइल पॉल्यूशन आसानी से लिख सकते हैं। सॉइल पॉल्यूशन में बेसिकली सॉइल का जो फिजिकल और केमिकल नेचर चेंज होता है, जिसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी, उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है मिट्टी की, उसे ही हम कहते हैं सॉइल पॉल्यूशन। और इसके भी काउजेस सिमिलर हैं जो वाटर पॉल्यूशन के काउजेस थे, और लगभग इफेक्ट भी सिमिलर है। पर इफेक्ट में एक बात हमें जोड़ना होगा कि सॉइल पॉल्यूशन के कारण सॉइल की प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है, जिसके कारण एग्रीकल्चर एक्टिविटी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और सॉइल पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण केमिकल फर्टिलाइजर है, ठीक है। इसके अलावा कुछ डोमेस्टिक वेस्टेज भी नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे हमारे द्वारा यूज़ किया हुआ प्लास्टिक वगैरह भी मिट्टी को प्रभावित करता है। पर सबसे प्रमुख है केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, ये सभी मिट्टी को बुरी तरह से पॉल्यूटेड करते हैं। तो आज हम लोगों ने वाटर पॉल्यूशन पढ़ा है। इनफैक्ट आई होप सो, उम्मीद मैं करता हूँ कि आप सॉइल पॉल्यूशन इसी आधार पर लिख पाएंगे।